नमस्कार, मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में दोस्तों डिस्कस करेंगे हम लोग बायोलॉजी घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन को, और जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने कवर किया था सेल अर्थात कि कोशिका। सेल कैसे काम करती है, कैसे उससे बॉडी ऑर्गन्स तक की प्रोसेस है, ये सभी चीज़ों को हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकता से संबंधित जो भी यहाँ पे टॉपिक होगा, जो उससे संबंधित प्रश्न होंगे। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, जीनोमिक्स क्या होती है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जाइए, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये घटना चक्र 2023 की लेटेस्ट सीरीज को चलाया जा रहा है, जो आपके आगामी परीक्षा आरओ 2023, यूपीपीसीएस 2024, यूपीएससी 2024 के लिए बेहद ही हेल्पफुल सीरीज रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक को, थोड़ा जूम करते हैं। और अगर वीडियो पर को मतलब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि अगर आप लोग घटना चक्र 2023 की लेटेस्ट एडिशन की पीडीएफ चाहते हैं हिंदी मीडियम में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, जहां पर आप मैसेज करके इसको ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सजीवों के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, वो वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम अपने माता पिता के जेनेटिक गुणों को अपने शरीर के अंदर देखते हैं, अपने व्यवहार में देखते हैं, अपने बुद्धि लब्धि में देखते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब कि एक पीढ़ी यानी जो हमारे माता पिता हैं और वो हम दूसरी पीढ़ी हैं, तो उस तरीके से आनुवंशिक लक्षणों का जो शिफ्टिंग होती है, इस तरीके से जो प्रसारित होते हैं, उन्हीं को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जो सामान्यतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया को हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स आनुवंशिकता कहा जाता है। तो आनुवंशिक लक्षण किसमें, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो आनुवंशिकता कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो XY और XX जो 23 नंबर का क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर, जिसको हम 46 कहते हैं, मानव में पाए जाते हैं, मनुष्यों में, इसमें 22 तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो 23 होता है वो लैंगिक डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा बच्चा लड़का बनेगा या कौन सा बच्चा लड़की बनेगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आनुवंशिकता जैसे टॉपिक की खोज या आनुवंशिकता जैसे कॉन्सेप्ट की खोज सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, और इन्होंने ये मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पे आनुवंशिकता का ज्ञान किया था इन्होंने, और ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर में पादरी भी थे, यानी ये पादरी भी थे, और इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने उद्यान में यानी कि जो अपने पार्क में मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। कहने का मतलब है कि इन्होंने मटर के पौधे के माध्यम से नई नई प्रजातियां जो मटर की थी, ठीक है, नए पौधों को पैदा किया, संकर प्रजाति का प्रयोग किया। फिर उन दोनों में जो उसकी मातृ प्रजाति थी, जो ओरिजिन प्रजाति थी, और जो अगली बनी हुई प्रजातियां, नई प्रजातियां जो इन्होंने बनाई, संकर प्रजाति, तो उनमें डिफरेंसेस देख रहे थे, उसमें अध्ययन कर रहे थे कि कितना जेनेटिकली प्रभाव देखने को मिलता है नई प्रजाति में। और साथ ही साथ इनके प्रयोग से इन्होंने कुछ नियम निकाले। जैसे एक नियम बताया कि प्रभाविता का नियम होता है, लॉज ऑफ डोमिनेंस का। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेंट। तो इस तरीके से इन्होंने 3 नियम बताए। तो ध्यान देना कि अगर अभी पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आनुवंशिकता के ज्ञान से संबंधित है। या किसने दिया है इसे, तो लैमार्क भी ऑप्शन आ सकता है आपसे पूछने के लिए, लेमेंटियर का भी ऑप्शन आ सकता है, और वहीं पे मेंडल का भी ऑप्शन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रभाविता का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया है, जो आनुवंशिकता के संबंधित है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। क्रोमोसोम मतलब क्या होते हैं, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, जो आपके डीएनए प्रोडक्ट होते हैं, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम का नामकरण सर्वप्रथम वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया 1888 में, और क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं। तो इसका मतलब कि आनुवंशिक लक्षणों को ये धारण भी करती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट भी करती हैं, जो कि जीन कहलाती है। क्योंकि जीन के माध्यम से ही व्यक्ति के जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो आपके
क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है, तो इसका मतलब उसके जिन में ऐसी विशेषता होगी कि वो जैसे जैसे आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा, वो व्यक्ति या तो गोरा होगा या वो व्यक्ति काला होगा। कुछ बच्चों के आप देखो कि बचपन में ही बाल भूरे रंग के होते हैं और वो धीरे धीरे भूरे ही रहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लो, अमेरिकी लोगों को देख लो, इंग्लैंड के लोगों को देखो, जर्मनी के लोगों को, तो उनकी जो जेनेटिक है, वो बालों का जो कलर है वो भूरे कलर का जेनेटिक है। तो इसीलिए जीन क्या करता है, शरीर के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। जिन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की एक मूल इकाई होती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और कितनी होती है, मानव में 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर का मतलब हो गया 46 गुणसूत्र। हालांकि गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित भी नहीं होती है, ये भी ध्यान देना। यानी जो बच्चा एक दिन का होगा या एक घंटे का भी अगर होगा, वो पैदा होने के बाद उसमें भी 23 पेयर देखने को मिलेंगे, जो 46 गुणसूत्र होंगे। या फिर कोई वयस्क व्यक्ति होगा, जवान होगा या बूढ़ा व्यक्ति होगा, उसमें भी आपको 23 पेयर ही देखने को मिलेंगे, यानी 46 गुणसूत्र। तो इसका उम्र या वजन के साथ कोई भी कह सकते हो कि असर नहीं होता है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम ही जीनोम कहलाता है। जैसे एक जीनोम सीक्वेंसिंग, फॉर एग्जांपल, इसको प्लूरल में आप कह सकते हो, बहुवचन के रूप में, एक जीन। और उसी तरीके से एक जीन अगर आपका एक लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे हजारों लाखों जीन जो होंगे वो हजारों लाखों लक्षण प्रदर्शित कर रहे होंगे। तो उन सभी जीनों को एक साथ अगर हम कैटेगराइज, मतलब एक साथ अगर हम कंपाइल करें, और उसके लिए जो शब्द कहा जाता है उसे हम जीनोम कहते हैं। और इन पूरे जीनोम का अध्ययन करने वाली संस्था को या वैज्ञानिक पद्धति को हम जीनोमिक्स कहते हैं। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है, जिसको हम जीनोमिक्स भी कहते हैं। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिटॉफ ने किया। इस खोज के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। जैसे मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर किया, वैसे ही मैक्लिटॉफ साहब ने बारबरा के पौधे पर, मतलब मक्का के पौधे पर किया। और अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं। और नया प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले गए कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं, जिसे ट्रांसपोजेबल या ट्रांसपोजोन कहते हैं, और जिनका विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहने का मतलब यह हो जाएगा कि जैसे जैसे आप देखोगे डीएनए हर जगह खंडित होते जाते हैं, जिसको हम ट्रांसपोजेबल कहते हैं, जो मनुष्य या किसी भी जीव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर किसी जगह डीएनए का पूरी तरीके से विखंडन नहीं हुआ, तो शायद वहां पे उस लक्षण की प्राप्ति न हो सके जो हमें लक्षण देखने चाहिए थे। इसी तरीके से जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, एक बहुलक के रूप में काम करते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ना, कि जैसे रेशे से संबंधित पूछा जाता है, कृत्रिम रेशा कौन सा है, कौन इसका बहुलक है, प्राकृतिक रेशे का बहुलक कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, रेयान, नियोप्रेन, ये सब पूछता है, रबड़ का बहुलक पूछता है। तो उसी तरीके से आपको पता रहे कि जो डीएनए या आरएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। तो यानी डीएनए और आरएनए में 3 प्रमुख चीजें देखने को मिलती हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे एक होता है नाइट्रोजनी बेस, यानी नाइट्रोजन का जो बेस होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। पेंटोज शुगर भी पाई जाती है और फास्फेट भी पाई जाती है। अगर हम बात करें प्यूरिन बेस यानी नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन तथा ग्वानिन डीएनए में और आरएनए दोनों में समान होते हैं। लेकिन पिरामिडिन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेशियल होता है, जबकि डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो नाइट्रोजन का बेस होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होता है, केवल बदलता क्या है, जैसे डीएनए में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साथ ही साथ आपको साइटोसिन मिलेगा। ये तीनों तो सेम होते हैं और यही तीनों आरएनए में मिलते हैं। लेकिन जो चेंजेस होता है वो आरएनए और डीएनए में चेंजेस क्या होता है, आरएनए में मिलेगा आपको यूरेसिल और डीएनए में मिलेगा आपको थाइमिन। तो बस इतना ही अंतर होता है, बाकी सारी नाइट्रोजन बेस सेम होते हैं। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस तथा आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। तो डीएनए में केवल डीऑक्सी ऐड कर देना है आपको, बाकी राइबोस वही होते हैं, और आरएनए में केवल राइबोस शर्करा पाई जाती है। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक
MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। हालांकि इन्होंने खोज नहीं की थी, इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। यानी कह सकते हो कि इन्होंने किसी भी प्रकार के डीएनए की खोज नहीं की, बल्कि इन्होंने डीएनए की एक कुंडली टाइप की इस तरीके की संरचना को इन्होंने प्रदर्शित किया कि डीएनए की जो संरचना होती है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर कुछ इस तरीके से होती है जो कुंडली की तरह होती है। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विट्जरलैंड के रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो अब आप ये चीज क्लियर रखिएगा, क्योंकि आयोग में इस तरीके के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे कि डीएनए की जो पहचान हुई, खोज हुई, वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी, लेकिन डीएनए की जो द्विकुंडली विन्यास की डिजाइन प्रस्तुत की गई वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। सामान्यतः डीएनए से आरएनए कॉपी बनती है, यानी डीएनए की वजह से ही आरएनए की कॉपी बनती है, और यह प्रक्रिया आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है और यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, क्योंकि जो आरएनए है वो मुख्य रूप से वायरस का पदार्थ है और डीएनए मनुष्यों का पदार्थ है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज एंजाइम भी भाग लेते हैं। जैसे सामान्यतः क्या होता है कि डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्टम कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन जब कुछ वायरस होते हैं जिसमें आरएनए से हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें एक एंजाइम भी भाग लेता है। वहीं एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का भी एक खतरा देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सरे भी नहीं कराना चाहिए, और जो डॉक्टर या जो वहाँ पे मतलब कह सकते हो स्टाफ होता है जो एक्सरे आपका करता है, जो आपका एक्सरे निकालता है, तो एक्सरे क्या है, एक यूवी रेज है। इस तरीके से क्या होता है, एक्सरे की रेज ऐसा डर होता है कि शायद जेनेटिकली इनके अंदर कोई चेंजेस ना कर दे इनकी बॉडी में, क्योंकि लगातार उनका सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक ही काम है, भाई लगातार एक्सरे निकालना है, जितने पेशेंट आ रहे हैं उनका एक्सरे करना है। तो एक्सरे की जो किरणें होती है ना वो उनको हार्मफुल करती है, उनके शरीर में एक आनुवंशिक विकार पैदा कर सकती है, उनके शरीर में आनुवंशिक परिवर्तन कर सकती हैं, जिसे हम लोग म्यूटेशन भी कहते हैं, उत्परिवर्तन। तो ऐसा भी एक खतरा बना रहता है इन लोगों के साथ। ध्यातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की प्रसारित करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं इस पे कि आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है, और इन्होंने मटर के पौधे पर इसका अध्ययन किया था। आधुनिक जो आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, और इसलिए इनको मॉडर्न जेनेटिक जो कि फादर कहा जाता है, यानी आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात है कौन। जॉन ग्रेगर मेंडल, यानी कि G.J. मेंडल साहब का नाम आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान यानी जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है। तो जोहान ग्रेगर मेंडल, यानी कि जॉन ग्रेगर मेंडल भी कभी कभी आता है, और ये उत्तराखंड पीसीएस 2021 का प्रश्न है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था, तो किसका प्रयोग किया था, उन्होंने जो वंशागति के 3 नियम दिए थे। 3 नियम में क्या था, एक पृथक्करण का नियम था, एक आपका दूसरा उसमें प्रभाविता का नियम था, और जो तीसरा नियम मैंने आपको बताया था ऊपर क्लास में, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2002 में प्रश्न पूछा गया था, और इन्होंने गार्डन पी मतलब होता है मटर, पी किसे कहते हैं, मटर को कहते हैं, जो सब्जी होती है, तो इसे मटर पे इन्होंने अध्ययन किया था। यहाँ पर पढ़ेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया, और जिसमें 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन करके 3 नए नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया। एक था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपर्युक्त सवाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये लैंगिक जनन पर आधारित था, क्योंकि वो उनके शारीरिक गुणों का विकास नहीं देख रहे थे, बल्कि लैंगिक जनन का विकास देख रहे थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो लैंगिक जनन के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया था। फिर अगला हम देखते हैं प्रश्न, जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का संबंधित जो है कि किससे है। तो जीन्स का चित्रण, इसमें कोई मस्तिष्क का चित्रण नहीं करते, रक्त का नहीं, स्नायु का नहीं, जीन्स का चित्रण करते हैं जो जीन होते हैं। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है।
और अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होती है, और जब बहुत सारे जीन इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम जीनोम या डीएनए के अंतर्गत स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। जिन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीन क्या है? भाई जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। ध्यान देना, डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग नहीं, डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग ये भी नहीं, तो डीएनए का केवल एक भाग होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का अत्यधिक लंबा कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है। इसी अणु के छोटे छोटे खंड को हम जीन कहते हैं, और सामान्यतः एक जीन में डीएनए के अणु 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड 1 लाख मोनोमर्स अणु होते हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो एमपीपीसीएस में पूछा गया, जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या होती है? यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनियत अनतिव्यापी और गैर अस्पष्ट कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभक और समापन कोडॉन भी होता है। तो काफी जटिल भाषा का प्रयोग किया गया, और यहाँ पे चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते देते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? अचानक से परिवर्तन जब होता है किसी जीन में तो उसी को हम कहते हैं। तो जीन की कोशिकाओं में जो परिवर्तन होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्सरे करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनमें ये परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ऐसा खतरा बना रहता है, क्योंकि वो लगातार उसके संपर्क में रहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी व्याख्या दी हुई है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं, और उत्विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? राइबोसोम, प्लाज्मा, क्रोमोसोम, लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रोमोसोम के द्वारा, जो कि गुणसूत्र होते हैं, इनके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को ले जाया जाता है। जबकि राइबोसोम को क्या कहेंगे हम? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। और लाइसोसोम क्या करता है? ये जो मृत कोशिकाएं होती है, मतलब कि सेल का एक तरीके से आत्मथैली भी इसको कहते हैं, आत्मघाती या आत्महत्या की थैली भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको और डिटेल से समझते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वॉल्डेयर थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमैटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। और यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए के भी ये भाग होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, बीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 2016 में, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो डीएनए होता है, क्योंकि अगर आनुवंशिक लक्षणों पर नियंत्रण रखना है तो उसके लिए डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशेषता से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बताया है? तो इसको कहेंगे दो रज्जुकों की पूरकता, यानी कि 2 स्टैंडर्ड। ध्यान दीजिएगा, 2 स्टैंडर्ड। यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल की बात नहीं की जा रही है। डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य होता है आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करना और उनका प्रेषण करना। डीएनए की 2 रज्जुकों की पूरकता इसके इस कार्य करने में सक्षम बनाती है। अब जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक संरचना बनी होती है, तो ये आपस में ज्वाइंट रहती है, तो इसी को कहा जाता है डबल हेलिक्स। तो यही होती 2 रज्जुकों की पूरकता। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, या फिर जीन के मिश्रण से, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन में मिश्रण, उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो सूटन और बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था? सूटन और बोवेरी ने। अगला प्रश्न है, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो देखिए, रेखांकित करने का काम
डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने किया था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी, न कि वाटसन और क्रिक। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर बस पूछा जा रहा है कि संरचना सबसे पहले रेखांकित किसने की, तो वाटसन और क्रिक हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की, तो फ्रेडरिक मिसर के द्वारा की गई है। अब यहाँ हम पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या को। डॉक्टर जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में जीन अणु यानी डीएनए का कुंडलीदार सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश विन्यास प्रस्तुत किया, जो सीढ़ी की तरह बनता हुआ दिखता है। एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता। सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक के अक्ष रेखा के चारों ओर द्विचक्राकार रचना यानी डबल हेलिक्स बना लेते हैं। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध किससे है, तो डीएनए की संरचना से संबंधित है। ये 2012 में प्रश्न आया हुआ है मेंस में। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है, तो ये आनुवंशिकी के लिए जाना जाता है वाटसन और क्रिक को। यहाँ पर पढ़ते हैं, जेम्स डी वाटसन या जेम्स डेवी वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे और जो जिन संरचना की खोजों के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। डॉक्टर वाटसन और फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्किंसन को संयुक्त रूप से 1962 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया प्रीलिम्स में, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ समझ लेते हैं, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, विल्किंसन, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे मशीन द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना को प्रस्तुत किया। और ये वही सारी चीजें जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। डीएनए की खोज किसने की, प्रीलिम्स 2018 में। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इस समय पेपर में वाटसन और क्रिक को लगा के चले आए। जब एग्जाम ने आंसर किया तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि गलत उत्तर दे रही आयोग। असल में गलत उत्तर नहीं था, वो सही था। ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि मैंने बताया, फ्रांस जो फ्रेडरिक फिशर साहब थे, इन्होंने इसकी खोज की है 1869 में, सबसे पहले पहचान की थी फ्रेडरिक मिसर जी ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। और नियंत्रित कौन करता है, डीएनए करता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो डीएनए ही होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो हरगोविंद खुराना साहब ने किया था सबसे पहले। अगले प्रश्न को, प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बारबरा मैक्लिटॉक ने किया। पढ़ लेते हैं यहाँ पर, प्लवमान जीन जो कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादक बारबरा साहब ने किया 1983 में। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और इन्होंने मक्के के पौधे पर इस आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। और इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्के के दाने पर कुछ धब्बे यानी स्पॉट पड़ जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, एडेनिन, टायरोसिन, ध्यान देना, एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो आपने टायरोसिन तो पढ़ा नहीं था, आपने क्या पढ़ा था, एडेनिन पढ़ा था, गुआनिन पढ़ा था, साइटोसिन पढ़ा था और इसके साथ एक और पढ़ा था, याद करिए जरा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक यूरेसिल था और एक क्या था, थायमिन था। तो अब आपको बताना है कि यूरेसिल आरएनए में है या डीएनए में है, और थायमिन आरएनए में है या डीएनए में है, ये आपको बताना है। लेकिन वहाँ पे टायरोसिन कहीं पे भी नहीं था, क्योंकि ये अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं की जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2016 का,
डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, कैसी होती है? तो डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोसोम होती है, जबकि आरएनए के लिए क्या होती है? केवल राइबोसोम होती है। तो यहाँ पे रिवीजन करते हैं इसको पढ़ के। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक होता है डीएनए जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसको हम आरएनए कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोसोम तथा नाइट्रोजनी क्षार जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चारों डीएनए में होती हैं। तो थाइमिन की जगह यूरेसिल किसमें होगी? आरएनए में होगी। तो जरा देख लेते हैं आरएनए में कौन कौन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि शर्करा तो राइबोसोम होती है, लेकिन जो नाइट्रोजनी क्षार होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, तो यूरेसिल इसमें ऐड हो जाती है। अब अगला प्रश्न है राइबोसोम्स या राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो ये आरएनए में होते हैं राइबोजाइम्स। अब यहाँ पढ़ते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम, राइबोजाइम जिसे हम कहते हैं, जो आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमैन को 1989 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है, उसका किसी भी वजन से, उम्र से, शरीर की लंबाई से कोई भी असर नहीं होता है, वो पूरी तरीके से स्थिर रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग के गुणसूत्र छिपकली में नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? छिपकली में। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, यानी कि जैसा पर्यावरण का तापमान होगा वैसे ही वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को धारण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो यहाँ पे 46 दिया है। अगर ऑप्शन में कहीं 23 भी दे देना तो 23 के आगे एक शब्द जरूर देखना, जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े का मतलब हो गया कि 46 होते हैं। तो इसीलिए इसमें कैसे पाए जाते हैं? 23 जोड़े यानी कि 46 पाए जाते हैं, जिसमें 44 हो गए और एक्स वाई एक हो गया, अर्थात 22 दूनी 44 और एक एक्स वाई हो गया। उसी तरीके से महिलाओं में भी 44 और एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो स्त्री में जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं पुरुष और स्त्री में, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो जोड़ों में 23 हो गया, तो यानी पेयर में पूछ रहा है। अगला प्रश्न है मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है? तो ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए महिलाओं में एक्स एक्स है, पुरुषों में एक्स वाई है। तो एक्स तो दोनों में ही है, मतलब महिला और पुरुष दोनों में है, लेकिन वाई एक ऐसा है जो स्त्रियों की जगह पुरुषों में पाया जाता है, जो गुणसूत्रों के द्वारा लिंग का निर्धारण करता है कि महिला होगी या पुरुष। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, ये बात सही है, तो आपका आर सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा, आर ए गलत है और आर सही है। तो क्या पूछा गया यहाँ पर, जरा इसको पढ़ लेते हैं। मानव में संतान के लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्म को यानी अर्थात शुक्राणु यानी स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है तथा ये अगुणित होते हैं और इन युग्मकों के निषेचन से जाइगोट बनते हैं, जिसमें बालक के 44 प्लस एक्स वाई और बालिकाओं के लिए 44 प्लस एक्स है। तो इसका मतलब हो गया कि जिस भी बच्चे में अगर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जा रहे हैं तो वो लड़की होगी, और जिसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जा रहे हैं तो वो लड़का होगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष जीन का संगठन क्या होता है? तो पुरुष में एक्स वाई देखने को मिलेगा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो सिंपल सी बात है, जब पुरुष का आप वाई लोगे और स्त्री का एक्स लोगे तो जब इनकी आपस में कैलकुलेशन होगी तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। और अगर पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स लोगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्स, जो कि बन जाएगी गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। और आखिरी प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा होता है? तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ डीएनए पे असर पड़ सकता है? तो देखिए एक्सरे वाला तो जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरे का ऑप्शन अगर आप 2 देखेंगे तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसे आप काट सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि केवल ए ऑप्शन से हो जाएगा कि एक्सरे की तकनीक का जो होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनके साथ ही समस्या आ सकती है। तो अब हमारा अगला चैप्टर है जैव उर्वरक।
तो इसको कंप्लीट करते हैं जैव उर्वरक को। फिर अगली जो हमारी क्लास होगी वो ह्यूमन के ऊपर होगी, मतलब मानव कार्यकी के ऊपर रहेगी। और वीडियो अगर यहाँ तक आपने देखी है तो वीडियो नो डाउट आप इंटरेस्टिंग ले रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ पे आप मैसेज करके पीडीएफ के लिए ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ सारी अपडेट्स आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज वगैरह की अपडेट्स मिलती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जैव उर्वरक की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद है। क्योंकि उर्वरक का मतलब क्या होता है, देखिए सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं उर्वरक यानी कि खाद, जो कि रासायनिक खाद भी होती है, कीटनाशक भी उनको मारने के लिए दवा होती है। लेकिन जब जैव वर्ड लग जा रहा है तो इसका मतलब ही हो गया कि ये कहीं ना कहीं जैविक घटकों से तैयार हो रही है, केमिकल से नहीं, रासायनिक पदार्थों से नहीं तैयार हो रही, बल्कि जैविक घटकों से तैयार हो रही है, जो वायुमंडल, पर्यावरण, इन सभी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसीलिए इसमें सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं से युक्त खाद होती है। और इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पौधे सामान्यतः वायुमंडल से सीधे जो हमें नाइट्रोजन मिलती है 71%, वो वायुमंडल से पौधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं डायरेक्ट, बल्कि वो नाइट्रेट की फॉर्म में ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन से नाइट्रेट की प्रक्रिया में जाने के लिए जीवाणुओं की जरूरत पड़ती है, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोलाबैक्टर हो गए। ये अलग अलग जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर नाइट्रेट पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं। यानी जो मिट्टी में मौजूद फास्फोरस वो जल में नहीं घुलती है, मतलब अघुलनशील होती है, उसे फिर जल में घुलनशील करते हैं और फिर पौधों के लिए हेल्पफुल होती है वो। वहीं वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है और इससे उपज 10 से 20% बढ़ जाती है। फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों का प्रयोग खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। तो दो प्रकार के आपको याद रखना फास्फोरस के लिए, एक तो माइकोराइजा होता है और एक फास्फोबैक्टीरिया होता है। माइको क्यों कहा जा रहा है? माइको मतलब होता है कवक, कवक की बात हो रही है यहाँ पे। जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इससे फसलों में मृदा जन्य रोग नहीं होते, जो मिट्टी की वजह से जो रोग होते हैं वो भी रोग नहीं होते, और खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती रहती है। अध्ययन की सुविधा हेतु जैव उर्वरकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया। जो उर्वरक, मतलब जो जैविक आपके जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर पौधों के लिए लाभदायक बनाते हैं, तो वैसे उर्वरकों में राइजोबियम आएगा, एजोटोबैक्टर आएगा, एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर। और देखिए एसेटोबैक्टर और एजोटोबैक्टर दोनों अलग अलग हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से जो जैविक उर्वरक है, जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते, तो इनमें से अगर किसी का नाम है तो वो तो करेंगे, लेकिन इनके अलावा अगर किसी का नाम है तो वो शायद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करेंगे। वहीं फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस हो गया। कंपोस्टिंग एस्केलेटर में आएंगे तो सेलुलोटिक, जिसको हम कहते हैं ट्राइकोडर्मा, और लिग्नोलोटिक, ये होते हैं। आगे देखते हैं पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, जिसमें स्यूडोमोनास की प्रजाति होती है। ये नील हरित शैवाल की बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी होता है। किसका सहचारी होता है? एजोला का। और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, तो ये हमने पिछली क्लास में पूरा डिस्कस किया, तो आप वहाँ पे इसे देख सकते हैं। जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबिना एजोला की मदद से यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर उपज क्षमता में वृद्धि में सहायक होते हैं। अब जैसे दलहनी फसलें होती हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, अरहर हो गया आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग करके किया जाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं विभिन्न फसलों में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जैसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो सोयाबीन में अगर आप देखोगे तो सोयाबीन में करता है राइजोबियम जैपोनिकम। तीन पतिया घास की बात करें तो राइजोबियम ट्राइफोली हो गई। लुसर्न की बात करें तो राइजोबियम मेलिलोती हो गई। जली फर्न की बात करें तो एनाबिना एजोली हो गया। गुन्नेरा मैक्रोफाइला की बात करें तो नेस्टॉक हो गया, नोस्टाक मस्कोरम हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे
फिर आगे पढ़ते हैं कि दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से ज्ञात होता है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम जब हम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दूध के उत्पादन में भी 15 से 20% की वृद्धि देखने को मिलती है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों का निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। तो अब इससे संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? एजोला का किया जाता है, नील हरित शैवाल का किया था, लेकिन अल्फा अल्फा का नहीं किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 2। यहाँ पे आप देखेंगे वही फिर से सेम सीक्वेंस होगी जो अभी हमने पढ़ा, नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, कंपोस्टिंग के लिए, पौधों की वृद्धि को वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये पूरी तरीके से पढ़ा। लेकिन अल्फा अल्फा की बात करें तो ये किसी भी प्रकार का उर्वरक नहीं है, बल्कि एक फलीदार पौधा है। क्या ये फलीदार पौधा है? निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? एजोला होता है, नील हरित शैवाल होता है, लेकिन न तो हमने अल्फा अल्फा पढ़ा, न हमने नाइट्रोलिन को पढ़ा। तो देखते हैं नाइट्रोलिन है कि नहीं है। तो जरा उत्तर में देख लेते, तो यहाँ स्टार बना दिया गया क्योंकि हो सकता है कूट यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो राइजोबियम भी होता है, एजोला भी होता है, नील हरित शैवाल भी होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? देखिए ऐसा प्रश्न 2017 में पूछ भी दिया गया, मैंने यही तो ऊपर आपको बताया। एनाबिना भी होता है, नॉस्टॉक भी होता है, एजेटोबैक्टर भी होता है, लेकिन माइकोराइजा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नहीं होता है, बल्कि ये किस में होता है? ये फास्फोरस के स्थिरीकरण में होता है। माइको मतलब कवक होते हैं, मैंने ये बताया था आपको। तो देखिए, राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, नॉस्टॉक, एनाबिना, एजेटोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं, बल्कि ये उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों और कवकों के बीच में सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? यीस्ट, एजोला, कोलेरा या मोल्ड? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एजोला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उर्वरक है? यूरिया, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 2D4 या एजोला? तो डी हो जाएगा, एजोला। यही एक जैविक उर्वरक है। यहां पर हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त जैव उर्वरक है? तो एजोला। एजोला को अगर हम खिलाते हैं 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिदिन, तो लगभग 15 से 20% दूध की वृद्धि हो जाती है जानवरों में। अगला यहाँ पे पॉइंट है, आप देखेंगे 3-4 बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल क्या एक जैव उर्वरक है? सही बात है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, यह भी सही है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है, यानी कि सरसों की एक प्रजाति है। लेकिन एजेटोबैक्टर जैव कीटनाशी नहीं, बल्कि जैव उर्वरक है एजेटोबैक्टर भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैव जो एजेटोबैक्टर है वो एक जीवाणु है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन की उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि ये मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, मतलब कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। ध्यातव्य है कि एजेटोबैक्टर जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 2019 का प्रीलिम्स में पूछा गया, कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित नहीं है? तो निर्धारण से संबंधित है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को माना जाता है, जो कि जैविक नाइट्रोजन अर्थात जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। एक कोष की जीवाणु होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक से होता है संबंधित। जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी का अभी हमने पढ़ा कि धान में इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो धान की नत्रजन यानी कि धान की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, 2017 के प्रीलिम्स एग्जाम्स में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्लू ग्रीन एल्गी धान के लिए सही है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेट मटर के लिए सही है, एजेटोबैक्टर गेहूं के लिए भी सही है, एजोला मक्का के लिए नहीं है। ध्यान देना, एजोला मक्का के लिए नहीं है, क्योंकि एजोला हो गया, एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी धान की फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम
मटर यानी कि मटर के लिए काम करते हैं, जबकि एज़ोटोबैक्टर गेहूं की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण का कारक है। और एजोला मक्का की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण के कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि धान में होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मतलब निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ अगर हम इसे मिलाते हैं तो एक अच्छा रेस्पॉन्स देता है। यहाँ देखेंगे कि नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल है, अर्थात कि साइनोबैक्टीरिया है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है। इसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबिना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इसका सहचारी होता है क्या, नील हरित शैवाल, क्योंकि ये एजोला जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एजोला है एक जलीय फर्न, यह भी हमें पता किया। फिर अगला प्रश्न, जलीय फर्न जो कि देखिए ROARO 2014 में पूछा गया, जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसका नाम होता है एजोला। क्या नाम होता है, एजोला। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से ROARO में पूछा गया 2014 के बाद 16 में भी, कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, मैंने बताया था आपको फास्फेटिक के स्तर पे कौन सा हो जाएगा, तो माइकोराइजा हो जाएगा। और ये UPBO का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, वहां से ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, खेतों में बायोचार का क्या उपयोग होता है। खेतों में जो बायोचार होता है यानी कि बायो उपचार होता है, उसका क्या उपयोग होता है, तो यहाँ पे तीनों ही बातें सही हैं और ये 2020 में पूछा गया था। पढ़ लेते हैं जरा। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, और जब बायोचार वृद्धिकर मध्यम के अंश में प्रयुक्त किया जाता है तब वह वृद्धिकर मध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो तीनों ही बातें यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, तो देखिए सी ऑप्शन गलत है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुआ धीमा कर देते हैं, यही बात गलत है, बल्कि केंचुआ क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं अपशिष्ट के निम्नीकरण को। यहाँ पे लिखा है, कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज कर देते हैं, न कि धीमा। और अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, फसलों में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है किसके माध्यम से, उर्वरक की मात्रा में बार बार प्रयोग किए जाने पर, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो दालों के साथ करते हैं, इसलिए दालों में ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नत्रजन स्थिरीकरण। 2019 में प्रश्न पूछ लिया गया है। यहाँ पे पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रीकरण जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। और मैंने इस पाठ में आपको शुरू में ही बताया जैव उर्वरक में कि पौधे हमेशा नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है, अल्फा अल्फा। तो देखिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप में अल्फा नहीं आएगा क्या। चिन की बात करें, चिकपी या कुलका, चौलाई, चौलाई मतलब जो साग होता है, तिपतिया घास और पालक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। देखिए अल्फा अल्फा मैंने पहले ही काट दिया क्योंकि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं है, ये एक फलीदार पौधा है। वहीं अगर आप एक के साथ चने को देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, और साथ ही साथ तिपतिया घास भी नहीं होगी। बाकी 3 जो है, चौलाई, कुल्फा, पालक, ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। तो ये था आपका। अब इसके बाद हमारा एक चैप्टर अलग शुरू होगा, जो कि हमारी एक पूरी यूनिट होगी, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। यानी अब हम बात करेंगे ह्यूमन के बॉडी की, और बॉडी के अंतर्गत जो अलग अलग पार्ट्स होंगे, जैसे ब्रेन का अलग करेंगे, कंकाल का अलग होगा, मांसपेशियां तंत्र होंगी, हार्ट होगा, आंखें होंगी, ऑर्गन होंगे, आउटर ऑर्गन, इनर ऑर्गन, इन सभी का स्टडी हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज करिएगा, वहाँ से PDF की सारी इंक्वायरी हो जाएगी आपकी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर